डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मल्टी हैबिट कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हिस्टोपैथोलॉजी के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। 29 बेस्ट और बेसिक एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर किस्म के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है वो है सर्जिकल स्पेसिमन आफ्टर रिमूवल शुड बी प्लेस्ड इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फिक्सेशन ब्लैंक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, टिश्यू लिया जाता है पेशेंट से, ठीक है, और फिर उसे हम कौन से फिक्सेटिव में डालते हैं जल्द से जल्द ताकि वो ख़राब ना हो। तो ऑप्शन है हमारे पास 10% नॉर्मल सेलाइन, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन, 10% सेलाइन और नन ऑफ दी अबाउट। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है जनाब वो है हमारे पास 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन, जो कि हमारे पास आइडियल फिक्सेटिव है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो इसमें टिश्यू जो है वो जल्द से जल्द डालना होता है ताकि वो ख़राब ना हो और लैब लेकर जाना होता है ताकि इसकी टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच बफर आर यूज्ड इन फॉर्मल्डिहाइड टू मेक न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन। वो कौन से बफर हैं जो कि फॉर्मल्डिहाइड में यूज होते हैं ताकि उसे लाया जाए न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन में, ताकि उसे आइडियल फिक्सेटिव बनाया जा सके और उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म किया जा सके। तो ऑप्शन है हमारे पास सोडियम एसीटेट, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाइसोडियम फॉस्फेट एंड मोनोसोडियम फॉस्फेट। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डाइसोडियम फॉस्फेट एंड मोनोसोडियम फॉस्फेट। डियर व्यूवर्स, किस तरह से 10% फॉर्मलिन न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन बनाया जाता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में भी दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अच्छा इससे पहले जो ये डाइसोडियम फॉस्फेट और मोनोसोडियम फॉस्फेट के बॉक्सेज हैं वो इस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो इससे पाउडर के फॉर्म में निकाला जाता है और फिर जो फॉर्मल्डिहाइड है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है, या नॉर्मल सेलाइन जो हो गया, और उसके साथ ये बफर जो है ये यूज़ किए जाते हैं और इसे लाया जाता है इनटू न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन फॉर्म। जो थर्ड नंबर एमसीक्यू है वो है, फॉर ऑप्टिमल फिक्सेशन अ पीस ऑफ टिश्यू शुड बी इमर्स्ड इन एटलीस्ट ब्लैंक टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव। ठीक है, टिश्यू जब लिया जाता है पेशेंट से तो उसमें आप कितना फिक्सेटिव जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी फिक्सेशन अच्छी तरह से हो सके। तो वो कितने टाइम हायर होगा, ठीक है, 30 टाइम्स, 60 टाइम्स, 10 टाइम्स और 100 टाइम्स। और जो राइट ऑप्शन है वो है 10 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिश्यू है ये बहुत कम है लेकिन इससे ज़्यादा फिक्सेटिव को डाला गया है। यहाँ पर आप टिश्यू देख सकते हैं, टिश्यू स्मॉल है लेकिन इस 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा इससे फिक्सेटिव डाला गया है। तो ये इसलिए ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो सके और टिश्यू जो है वो ख़राब ना हो सके। बड़े टिश्यूज़ जो होते हैं उसको भी बड़े कंटेनर्स में डाला जाता है और उसके हिसाब से 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा फिक्सेटिव उसमें डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से डिप हो जाए उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, इफ अ रैपिड फ्रोजन सेक्शन इज रिक्वायर्ड द लेबोरेटरी स्टाफ एंड पैथोलॉजिस्ट मस्ट बी नोटिफाइड एट लीस्ट ब्लैंक आवर बिफोर द टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड प्रेफरेबली ऑन द प्रोसीडिंग डे। ठीक है, बाज़ औक़ात एक डॉक्टर को रैपिड फ्रोजन सेक्शन चाहिए होता है जो कि एक क्रायोस्टेट मशीन में लिया जाता है, जो उसमें माइक्रोटोम लगा होता है। ठीक है, तो वो कितने टाइम पहले पैथोलॉजिस्ट और स्टाफ को बता देता है कि यार रैपिड फ्रोजन सेक्शन चाहिए और जल्द से जल्द 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमें हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो कितने टाइम पहले वो पैथोलॉजिस्ट और स्टाफ को नोटिफाई करेगा, उसे बताएगा? 24 आवर्स पहले, 1 आवर पहले, 10 आवर्स पहले या फिर 15 आवर्स पहले। और जो राइट ऑप्शन है वो है 1 आवर पहले बता दिया जाता है पैथोलॉजिस्ट और स्टाफ को कि यार भाई रैपिड फ्रोजन सेक्शन चाहिए और 2 से 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है वो चाहिए हमें, ताकि हम दे सकें कि कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, या हम दे सकें कि टिश्यू को पूरा रिमूव करना है या नहीं, मेडिसिन से ठीक हो सकता है, कोई इन्फ्लामेशन है, ठीक है, मेलिग्नेंसी नहीं है, तो उसके लिए रिपोर्ट जल्दी चाहिए होती है। तो इसलिए रैपिड फ्रोजन सेक्शन चाहिए होते हैं। तो 1 घंटे पहले जो हिस्टोपैथोलॉजी का स्टाफ है उसे बता दिया जाता है कि यार आप ख़ुद को रेडी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रायोस्टेट की मशीन है
और इसमें जो रैपिड फ्रोजन सेक्शन है वो लिया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 25 to 30 सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिस्पोजेबल सिरिंज विद ब्लैंक गेज नीडल कैन बी यूज फॉर फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी। जो फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी के लिए जो नीडल यूज होती है उसका गेज कितना होता है, ठीक है। जो सिरिंज यूज होता है उसके नीडल का गेज कितना होता है, तो 10 to 12 होता है, 15 to 20, 21 to 25, 27 to 30। तो जो राइट ऑप्शन है वो है 21 to 25, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिरिंज है जिसके लिए एक बहुत वेल डिज़ाइन होल्डर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से इसे पुश किया जाता है और जो नीडल है वो होती है ट्यूमर के अंदर, ठीक है। तो उससे आसानी से सैंपल लिया जाता है। तो इस नीडल का जो गेज होता है ये होता है 21 to 25, ठीक है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है हिस्टोलॉजिकल टेक्निक डील्स विद दी प्रिपरेशन ऑफ ब्लैंक फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल टेक्निक में हम कौन से सैंपल को प्रिपेयर करते हैं और उसे फिर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कोई इन्फ्लामेशन है या फिर कोई कैंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है होल ब्लड को प्रिपेयर करते हैं, टिश्यू को प्रिपेयर करते हैं, सीरम को प्रिपेयर करते हैं, या नन ऑफ दी अबव। और जो राइट ऑप्शन है वो है टिश्यू। हिस्टोलॉजिकल टेक्निक जो है जनाब ये टिश्यू स्टडी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैंक इज द प्रोसेस बाय विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू आर फिक्स्ड इन अ फिजिकल एंड partly also in a chemical state so that they will withstand subsequent treatment with various reagents with a minimum loss of architecture। जनाब इसका मतलब ये है कि वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सेल और टिश्यूज जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं फिजिकली भी और केमिकली भी। और टिश्यू प्रोसेसिंग में जितनी भी स्टेप से इस टिश्यू को गुजारा जाता है तो उसकी साख्त आर्किटेक्चर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो वो कौन सा प्रोसेस है टिश्यू प्रोसेसिंग में? कटिंग, स्टेनिंग, क्लियरिंग, फिक्सेशन, ठीक है। और जो राइट ऑप्शन है जनाब वो है फिक्सेशन, ठीक है। तो इसमें टिश्यू को इस काबिल बना दिया जाता है कि वो फिजिकली केमिकली फिक्स हो जाए और वो टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान टूटे ना, ख़राब ना हो, उसका मॉर्फोलॉजी उसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क ना आए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है मोस्ट फिक्सेटिव एक्ट्स बाय डीनेचरिंग आर ब्लैंक प्रोटीन्स विच देन फॉर्म अ स्पंज आर मेशवर्क टेंडिंग टू होल्ड द अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो फिक्सेटिव का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक तो वो डीनेचरिंग करता है, टिश्यू को डीनेचर कर देता है तो वो फिक्स हो जाता है। एक दूसरा तरीका भी उसके साथ करता है, तो वो कौन सा करता है जिसकी मदद से टिश्यू जो है वो स्पंज लाइक हो जाता है और एक मेशवर्क बना देता है और सेल्स जितनी भी मौजूद होते हैं टिश्यू के अंदर उसको आपस में मजबूती से बांध देता है। तो ऑप्शन है हीटिंग, बॉइलिंग, प्रिसिपिटेटिंग या फिर मेल्टिंग, ठीक है। और राइट ऑप्शन है जनाब प्रिसिपिटेटिंग। तो फिक्सेटिव जो है वो टिश्यू को या तो डीनेचर करता है या प्रिसिपिटेट करता है जनाब, ठीक है। तो उसकी मदद से जो जितने भी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, जितनी भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको आपस में ये मजबूती से बांध देता है, ठीक है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है गुड ब्लैंक इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेप है जनाब, सबसे पहला स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन सा है जिसकी मदद से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, बेहतरीन माइक्रोस्कोपी आप कर पाते हो और पूरा का पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग जो है वो सबसे आला और सबसे बेहतरीन हो पाता है। तो वो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? एम्बेडिंग, फिक्सेशन, क्लियरिंग या फिर कटिंग, ठीक है। और इसमें से जो सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर है वो है फिक्सेशन, ठीक है। तो फिक्सेशन सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जिसकी मदद से अगर आप फिक्सेशन ठीक कर पाओगे तो आपके सारे स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग में ठीक हो पाएंगे और आपकी माइक्रोस्कोपी जो है वो भी A1 होगी, वो भी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। डियर व्यूवर्स, अगर आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, और आप अगर इस वीडियो को अच्छा पा रहे हैं, ठीक है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फिक्सेटिव।
एक आइडियल फिक्सेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसे आइडियल बनाती है? तो ए नंबर ऑप्शन है, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन, प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, इट शुड बी टॉक्सिक। तो जो राइट ऑप्शन है वो है प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। एक आइडियल फिक्सेटिव जो होता है तो वो टिश्यू में ऑटोलाइसिस को, टूट-फूट को भी रोकता है और बैक्टीरिया के अटैक को भी रोकता है, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए जनाब, महंगा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जिंकर्स फॉर्मल सेलाइन इज अ ब्लैंक फिक्सेटिव। ये जिंकर फॉर्मल सेलाइन हम किस चीज़ की फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, हिस्टोकेमिकल के फिक्सेशन के लिए, साइटोलॉजिकल, शॉर्ट टर्म फिक्सेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं, या टिश्यू फिक्सेटिव के तौर पर इसे यूज़ करते हैं? तो जनाब जिंकर्स फॉर्मलिन सेलाइन जो है वो हम यूज़ करते हैं टिश्यू फिक्सेटिव के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, रूटीन 10% फॉर्मल सेलाइन जो है इसका पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, और अगर इसमें टिश्यू रख दिया जाए तो इसकी वजह से एक क्रिस्टल बनता है टिश्यू के अंदर जो कि माइक्रोस्कोपी में फिर बहुत मसले बनाता है, ठीक है। उस क्रिस्टल का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, एमॉर्फस फॉस्फेट, सी नंबर हीमाटीन, डी नंबर मैग्नीशियम। तो जो राइट ऑप्शन है जो कि 10% फॉर्मल सेलाइन की वजह से जो क्रिस्टल बनता है वो है हीमाटीन, जो कि हीमोग्लोबिन का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टिश्यू कैन बी लेफ्ट इन ब्लैंक फिक्सेटिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। टिश्यू को हम कैसे, किस तरह के या कौन से फिक्सेटिव में रखें कि वो 1 साल तक पड़ा रहे उसमें और ख़राब ना हो, उसके मॉर्फोलॉजी या उसके स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क ना है? तो आइडियल फिक्सेटिव इसके लिए कौन सा होगा? 10% नॉर्मल सेलाइन, 10% फॉर्मलिन, 10% सेलाइन, 10% बफर फॉर्मलिन। तो राइट ऑप्शन है जनाब 10% बफर फॉर्मलिन, और इसे कहा जाता है 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन भी, ठीक है। तो अगर 1 साल तक भी इसमें टिश्यू पड़ा रहे तो टिश्यू ख़राब नहीं होगा। जो हमारा 14 नंबर MCQ है वो है, रैपिडली फ्रीजिंग द टिश्यू इज एन अल्टरनेटिव टू ब्लैंक, ठीक है। अगर टिश्यू को जल्दी से फ्रीज किया जाए तो ये किस चीज़ का अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जनाब ऑप्शन है फिक्सेशन, क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन या फिर एम्बेडिंग। तो जो राइट ऑप्शन है वो है फिक्सेशन, ठीक है। अगर आप केमिकल की मदद से फिक्सेशन नहीं करते और टिश्यू को फ्रीज कर देते हो तो ये भी अल्टरनेटिव है, ठीक है, फिक्सेशन के। जो हमारा नेक्स्ट नंबर MCQ है 15, यूजिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल ब्लैंक टिश्यूज़। जो अल्कोहल की सबसे ज़्यादा परसेंटेज हम यूज़ करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? वो उसकी मदद से हम टिश्यू की ब्रेक डाउन करते हैं, या हम टिश्यू को रिहाइड्रेट करते हैं, या डिहाइड्रेट करते हैं, या क्लियर करते हैं। तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से टिश्यू प्रोसेसिंग में हम टिश्यू से डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी पानी निकालते हैं, ठीक है। इसलिए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल जो है वो यूज़ किया जाता है और इस स्टेप को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, डिहाइड्रेशन इज हेल्प बाय ब्लैंक ऑफ द टिश्यू, ठीक है। डिहाइड्रेशन को हम और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। बाय एजिटेशन ऑफ टिश्यू, बाय यूजिंग फॉर्मलिन, बाय हीटिंग, या कीपिंग द टिश्यू इन रूम टेम्परेचर। तो राइट ऑप्शन जो है वो है एजिटेशन। जब डिहाइड्रेशन में टिश्यू अल्कोहल के अंदर होता है तो उसको हम हिलाते हैं, एजिटेट करते हैं, तो उसकी मदद से हर घंटे या 2 घंटे बाद हम इसकी एजिटेशन करते हैं, हिलाते हैं इसे मैनुअली, तो इसकी मदद से अच्छी तरह से पानी जो है वो टिश्यू से निकल जाता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द वाटर इन द टिश्यू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ब्लैंक, ठीक है। डिहाइड्रेशन के दौरान पानी को टिश्यू से हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? ए नंबर ऑप्शन अल्कोहल, बी नंबर ज़ाइलिन, सी नंबर सेलाइन, डी नंबर एसिटिक एसिड। तो जो राइट ऑप्शन है जनाब वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल की मदद से
हम टिश्यूज से पानी को निकालते हैं, और ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पानी की वजह से टिश्यू फूल सकता है और फिर सारी की सारी मार्फोलॉजी उसकी ख़राब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम टिश्यू से पानी को अल्कोहल की मदद से निकालते हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है वो होता है। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें इसी टाइम पर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा जो 18 नंबर MCQ है वो है ब्लैंक इज़ अ कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट। अभी डिहाइड्रेशन के स्टेप में हमने टिश्यूज से पानी को निकाला अल्कोहल की मदद से, अभी अल्कोहल को निकालेंगे टिश्यूज से क्लियरिंग एजेंट की मदद से, जिसे क्लियरिंग कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा क्लियरिंग एजेंट है? क्लोरोफॉर्म, फॉस्फेट, ज़ाइलिन, कार्बोफुचिन। तो जो राइट ऑप्शन है जनाब वो है ज़ाइलिन, जो कि हमारे पास एक क्लियरिंग एजेंट है, और क्लोरोफॉर्म। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो क्लियरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है वो ज़ाइलिन यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। वैसे ये दोनों ज़ाइलिन और क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्लियरिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद है इन इम्प्रेग्नेशन वॉल्यूम ऑफ वैक्स शुड बी अबाउट ब्लैंक टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। इम्प्रेग्नेशन में जो हम वैक्स का वॉल्यूम यूज़ करते हैं वो हम टिश्यू के वॉल्यूम से कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं? 10 to 12 टाइम्स, 25 to 30 टाइम्स, 40 to 50 टाइम्स, 80 to 100 टाइम्स। और राइट ऑप्शन जो है वो है 25 to 30 टाइम्स हम ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वैक्स यूज़ करते हैं टिश्यू से। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइप ऑफ वैक्स यूज रूटीनली फॉर इम्प्रेग्नेशन इज़। जो आमतौर पर इम्प्रेग्नेशन में जो वैक्स यूज़ होता है तो वो कौन सा यूज़ होता है? वाटर सॉल्युबल वैक्स, जेलेटिन वैक्स, पैराफिन वैक्स या स्लाइडन। और जो नॉर्मल वैक्स यूज़ होता है वो है पैराफिन वैक्स, और ये बेस्ट होता है, कॉमनली यही यूज़ होता है क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है, तो इससे फिर टिश्यू जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है डाइसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। अगर एक डेड बॉडी है, मुर्दा बॉडी है, ठीक है, उसको आप चीर रहे हो, उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो, एंड इट्स ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, या इसकी ऑर्गन और स्ट्रक्चर की स्टडी आप कर रहे हो तो इसको क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी, साइटोलॉजी, बायोप्सी या फिर पैथोलॉजी। तो मुर्दा है, मुर्दा बॉडी की डाइसेक्शन एंड एग्जामिनेशन है, तो इसे जनाब कहा जाता है ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक इज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच सेल्स आर टिश्यूज आर रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट एंड एग्जामिन्ड विजुअली यूजुअली विद अ माइक्रोस्कोप। वो कौन सा प्रोसीजर है मेडिकल में, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जिसमें सेल्स या टिश्यू को रिमूव किया जाता है एक पेशेंट से, यहाँ पर पेशेंट जिंदा है, एंड एग्जामिन्ड विजुअली आंखों से देखा जाता है या माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी, सर्जरी, इंडोस्कोपी या फिर बायोप्सी। और जो राइट ऑप्शन है वो है बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द कैल्शियम साल्ट फ्रॉम द स्पेसिमन। वो कौन सा प्रोसेस है, स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग में जिसमें हम किसी स्पेसिमन से कैल्शियम साल्ट्स को रिमूव करते हैं? तो उसे कहा जाता है फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन या डिफ्यूजन। और राइट ऑप्शन जो है वो है डीकैल्सिफिकेशन। तो ये मोस्टली बोन्स जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उसमें ये किया जाता है, कैल्शियम साल्ट्स को डीकैल्सिफिकेशन की मदद से रिमूव किया जाता है, क्योंकि अगर ये कैल्शियम साल्ट्स रहेंगे इसमें तो फिर टिश्यू प्रोसेसिंग ठीक तरह से नहीं होता। जो नेक्स्ट हमारा 24 नंबर MCQ है वो है, ब्लैंक इज यूज टू प्रिजर्व एंड सपोर्ट अ स्टैंड सेक्शन फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। इट इज माउंटेड ऑन अ क्लियर ग्लास स्लाइड एंड कवर्ड विद अ थिन ग्लास कवर स्लिप। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है जिसमें जब टिश्यू तैयार हो जाता है और उसे स्लाइड के ऊपर डाल दिया जाता है और स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप डाल दी जाती है और उस टिश्यू को कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में बंद कर दिया जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, हिफाजत के लिए। अगर 1 साल तक भी ये इसके अंदर रहे टिश्यू तो ये ख़राब नहीं होता, ये स्लाइड ख़राब नहीं होता। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग, इम्प्रेग्नेशन या फिर माउंटिंग। और जो राइट ऑप्शन है वो है माउंटिंग। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक स्टेन इज द कॉमनेस्ट स्टेन यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। वो कौन सा स्टेन है जो हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत कॉमनली आमतौर पर यूज होता है? सोडान ब्लैक, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, जिम्जा स्टेन या फिर राइट स्टेन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। ये आमतौर पर यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में।
जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है फ्रोजन टिश्यू एम्बेडेड इन अ फ्रीजिंग मीडियम इज कट ऑन अ माइक्रोटोम इन अ कूल्ड मशीन कॉल्ड। जो फ्रोजन टिश्यू है, ठीक है, जिसको कट किया जाता है, जिसकी कटिंग की जाती है फ्रीजिंग मीडियम में एक माइक्रोटोम की मदद से, उस मशीन को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग बॉक्स, क्रायोस्टेट, फ्लोटेशन बॉक्स या बेस स्लेज। और जो राइट ऑप्शन है वो है क्रायोस्टेट, ठीक है, जिसमें फ्रोजन टिश्यू को इसकी कटिंग की जाती है। अगर डियर व्यूअर्स आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो यहीं पर अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है वो है इन इम्प्रेग्नेटेड टिश्यू, इन ब्लैंक इम्प्रेग्नेटेड टिश्यू आर प्लेस्ड इन अ मोल्ड with their labels and then fresh melted wax is poured in it and allowed to settle and solidify। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें मोल्ड के अंदर टिश्यू को डाला जाता है और फिर उसके ऊपर गर्म वैक्स डाली जाती है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में ये कौन सा स्टेप है? क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग या फिक्सेशन। ठीक है, तो जनाब राइट ऑप्शन है एम्बेडिंग, क्योंकि एम्बेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है टिश्यू प्रोसेसिंग में जिसमें मोल्ड के अंदर टिश्यू को रखा जाता है, उसके ऊपर गर्म वैक्स डाली जाती है, कैसेट रखी जाती है और फिर उसे सॉलिडिफाई फॉर्म में लाया जाता है और उसे फिर उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं जो कि फिर माइक्रोटोम की मदद से उसकी कटिंग होती है। तो ये स्टेप जो है ये एम्बेडिंग में होता है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो है द पैराफिन सेक्शन फ्लोटेशन बाथ इज डिजाइन to assist with the handling of paraffin wax sample in blank and pathology laboratories। जो पैराफिन सेक्शंस हैं फ्लोटेशन बाथ पर जो रखे जाते हैं, ठीक है, तो ये हम लेबॉर्ट्री के कौन से सेक्शन में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं? एक तो पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, दूसरा किस लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं? कौन से डिपार्टमेंट में लेबॉर्ट्री के? ब्लड बैंकिंग में, हिस्टोपैथोलॉजी में, क्लिनिकल पैथोलॉजी में या फिर फार्माकोलॉजी में? और राइट ऑप्शन है हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि फ्लोटेशन बाथ, पैराफिन सेक्शन, पैराफिन वैक्स ये हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें हिस्टोपैथोलॉजी और पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा वो है 10% बफर फॉर्मलिन हैज़ द एडवांटेज दैट ब्लैंक क्रिस्टल्स नॉट फॉर्म्ड इन टिश्यू। 10% बफर फार्मलिन अगर हम यूज़ करेंगे जो कि आइडियल फिक्सेटिव है तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि इसमें एक किस्म का क्रिस्टल जो है वो फिर नहीं बनता। जो 10% फार्मलिन में तो बनता है लेकिन 10% बफर फार्मलिन या 10% न्यूट्रल बफर फार्मलिन में नहीं बनता। तो वो कौन सा क्रिस्टल है? हीमाटीन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, एमोर्फस यूरेट। और राइट ऑप्शन जो है वो है हीमाटीन। तो हीमाटीन के क्रिस्टल 10% बफर फार्मलिन में नहीं बनते, इसलिए ये आइडियल फिक्सेटिव है और इसी ही यूज़ किया जाना चाहिए टिश्यू को प्रिजर्व रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए। तो डियर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये था हमारे कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। आने वाले टाइम में हम और एमसीक्यूज़ पर भी बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।